इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली को। तो इस लॉजिक फैमिली का जो एक तरह से हार्ट है वो ये सर्किट है और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो पहले इसको समझ लेते हैं। और ईसीएल जो फैमिली है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था जब क्लासिफिकेशन किया था, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैमिली है, यानी जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में नहीं जाते हैं। तो ये बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर प्लॉट की हुई है। तो -10 माइक्रो एम्पियर से अगर बिलो यानी -9 माइक्रो एम्पियर पे जाते हैं तो ये कट ऑफ में चला जाएगा। अगर इससे ऊपर जाते हैं, अगर आईबी की करंट इससे ज़्यादा बढ़ती है तो ये हम यहाँ पर ये है इधर सैचुरेशन रीजन, तो इधर हम सैचुरेशन रीजन में चले जाएंगे। ठीक है, तो एक लेवल है यहाँ पर जो इनपुट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एक उसका लेवल है कि उसको हम किसमें सैचुरेशन या मतलब सैचुरेशन और कट ऑफ में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर एक हमें लेवल एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो हमारा एक्टिव रीजन में ही रहे। ठीक है, तो सपोज करो मैं, अब देखो ट्रांजिस्टर मुझे एक्टिव रीजन में रखने हैं, तो एक्टिव रीजन में रखने के लिए जो एक एक्टिव जो रीजन में रखना है, तो जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, ये हमारा N, ये P, ये N, तो ये एमीटर, ये हमारा बेस और ये हमारा कलेक्टर। ठीक है, तो एमीटर बेस जंक्शन को हमें रखना पड़ता है फॉरवर्ड बायस, इसे बनाना पड़ता है। बेस कलेक्टर जंक्शन को बनाना पड़ता है रिवर्स बायस, ये करना पड़ता है। कट ऑफ में रखेंगे तो दोनों जंक्शन जो है वो रहेंगे हमारे रिवर्स बायस, और अगर हम उसको सैचुरेशन में ला रहे हैं तो दोनों जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, दोनों रहेंगे ये हमारे फॉरवर्ड बायस, अगर हम सैचुरेशन में काम करा रहे हैं तो हमें एक्टिव में काम कराना है। तो एक्टिव में काम कराने के लिए अब इसकी एक तरह से हमें बायसिंग करनी है। तो अब वो बायसिंग किस वे में कर रहे हैं, दो ट्रांजिस्टर हैं, इसका नाम दे दिया मैंने Q1, इसका नाम दे दिया Q2। ठीक है, अब I जो है इनका टोटल करंट है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करी है, तो सबसे पहले एक्टिव रीजन में इनको काम कराना है। तो एक्टिव रीजन में काम कराने के लिए मुझे जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, जो बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको कैसे कलेक्टर बेस जंक्शन के नाम से जाना जाता है ज़्यादा, तो कलेक्टर बेस कर देते हैं। तो कलेक्टर बेस जो जंक्शन है, तो यहाँ पर कलेक्टर है, ये बेस है। ठीक है, ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर भी NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन को मुझे करना पड़ेगा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस करने के लिए मैंने यहाँ पर 0 वोल्ट अप्लाई की है N पे, सही है। तो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा तो ये रिवर्स बायस होगा या फॉरवर्ड बायस होगा, सही है। अब इसके लिए आप आ जाओ इधर, ये PAN है ना, जो हम बनाते हैं डायोड। तो डायोड को जो कनेक्ट करते हैं, तो P से पॉजिटिव बैटरी का और इससे और N से नेगेटिव बैटरी का, तो ये हमारा क्या है, इसमें करंट कंडक्ट करता है। इसका मतलब जो हमारा PN जंक्शन है, सही है, अब वो किस में है, वो फॉरवर्ड बायस है। तो अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव वोल्टेज देता हूँ तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, पर हमें करना है रिवर्स बायस, तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज देनी है वो नेगेटिव वोल्टेज देनी है। क्लियर है, क्योंकि ये 0 से बनाया हुआ है हमने अमीटर को, यहाँ पर 0 से, सॉरी, जो कलेक्टर जो है, जो VCC है, वो हमारे यहाँ पर 0 है, और इसको हमने फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब इसको मैं मान लेता हूं ये है VR, कोई रेफरेंस वोल्टेज है जो नेगेटिव है। ठीक, अब इस वाले जंक्शन को, यानी जो बेस एमीटर जंक्शन है, इसको हमें बनाना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए अब इधर तो पहले से ही नेगेटिव वोल्टेज है, तो इधर मैं ग्राउंड भी करूं तब भी ये रिवर्स बायस में ही रहेगा। तो अब मैं क्या करूं, अगर इसको मोर नेगेटिव दूं टर्मिनल को, यानी जो इसका एमीटर है, इसको इससे ज़्यादा नेगेटिव पे यहाँ पर वोल्टेज दूं, तब ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो मैं इसको मोर नेगेटिव वोल्टेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पर है 5.14 वोल्ट। 5.14 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो एक बेसिकली जो ECL जो फैमिली है, ये पेटेंट है मोटोरोला का। ठीक है, तो मोटोरोला ने ही सबसे पहले ये सर्किट डिज़ाइन करके ये दिया था, और उस टाइम तो इसने धमाल मचा दिया था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास CMOS इस तरह एज सच अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो अगर इसके फीचर्स की बात करूं, तो इसका जो एक डीमेरिट है, एकमात्र डीमेरिट है, और डीमेरिट ये है कि ये इसका पावर डेसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं और वो कभी भी कट ऑफ में नहीं जाते। कट ऑफ में जाने का मतलब है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो पावर डेसिपेशन नहीं होगी। तो हमेशा एक्टिव में रहते हैं, एक्टिव रीजन में रहते हैं। तो सारे जितने भी कंपोनेंट हैं, ये रेसिस्टर है और ये जितने ट्रांजिस्टर हैं, इन सब में कंटिन्यूस करंट फ्लो होता है। तो कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा तो कंटिन्यूस पावर डेसिपेशन भी होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस पावर डेसिपेशन हो रहा है, तो इस वजह से
इस फैमिली का ECL जो फैमिली है इसका पावर डेसिपेशन सबसे ज़्यादा है, जितने भी फैमिली हमारी एग्जिस्ट करती हैं, सही है। तो सबसे ज़्यादा पावर डेसिपेशन इसी का ही है, ठीक है। स्पीड में लेके मैं इसको बोला जाता है ECL जो है वो फास्टेस्ट जो है बेसिकली डिवाइस है, ठीक है। लॉजिक फैमिली में सबसे ज़्यादा जो ECL है वो फैमिली सबसे फास्टेस्ट है, उसका प्रोपोगेशन डिले बहुत कम है, क्योंकि ये कहीं स्विच ही नहीं कर रहा है ना, हमेशा एक्टिव में रहता है, बस इसको इतना ही स्विच करना पड़ता है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, पर रहेगा एक्टिव रीजन में। बाकी जो और डिवाइस हैं वो कट ऑफ से सैचुरेशन में, सैचुरेशन से कट ऑफ में, इस तरह जा रही हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक जो CMOS है फैमिली वो इसके कंपैरिजन में है स्पीड के मामले में, ठीक है। और CMOS फैमिली का पावर डेसिपेशन भी सबसे लो है, ठीक। तो ECL से मतलब ECL फास्टेस्ट है, और ECL के बाद दूसरा नंबर है CMOS का ही है, ठीक है। तो कहीं कहीं CMOS की स्पीड भी ECL से मतलब जो उसमें मेंशन है उसके कंपैरिजन में अच्छी है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा उसकी जो है पावर डेसिपेशन CMOS का बढ़ जाता है, ठीक है। तो पावर और जो एक तरह से स्पीड है उन दोनों का ट्रेड ऑफ भी है, मतलब अगर आप पावर बढ़ाओगे तो जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, पावर डेसिपेशन बढ़ाओगे पावर डेसिपेशन बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ती है, सही है। और तो इस तरह इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ क्योंकि जो पावर जब सप्लाई हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होता है, करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो जो कैपेसिटर हैं वो जो इसके इंटरनल जो इसके अंदर कैपेसिटेंस हैं, स्ट्रे कैपेसिटेंस हैं, वो जल्दी चार्ज हो जाएंगे, है ना। जल्दी चार्ज हो जाएंगे तो जो आगे जो वोल्टेज है वो आगे जल्दी पास करेगा, इस तरह का है। तो इसको यहीं रोकते हैं, इसको मतलब जो ये अगर लीक से हट गया है अभी इसको समझना है। तो ये क्लियर हो गया कि अब यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पर इसमें एक मॉडरेट नेगेटिव है, सही है। ये मोस्ट नेगेटिव है, ये मॉडरेट नेगेटिव है, यहाँ पर 0 है। तो हम हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये हमारा किस में रहेगा, एक्टिव रीजन में रहेगा। तो सेम वोल्टेज मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ -VR, तो अब ये भी हमारा एक्टिव रीजन में रहेगा। तो R दोनों इक्वल हैं, ट्रांजिस्टर दोनों आइडेंटिकल हैं आइडियली ही, सही है। प्रैक्टिकली नहीं होते, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। RE दोनों का कॉमन है, सही है। और सेम वोल्टेज पे जो सप्लाई वोल्टेज है नेगेटिव वोल्टेज पे अप्लाई है, यहाँ पर अप्लाई की हुई है दोनों के एमीटर एंड पे। और एमीटर कपल्ड इसलिए बोलते हैं कि दोनों के एमीटर को एक साथ कपल किया हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो करंट है इधर जो फ्लो होगी और इधर भी जो करंट फ्लो होगी वो दोनों इक्वली होंगी, ठीक है। जो बेस करंट है IB और इसका भी जो बेस करंट है IB वो भी इक्वली होगा दोनों का। और यहाँ पर जो IE आएगा तो इसका नाम दे दिया IE2, है ना, 2 है ये, तो इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर IC2, इसको दे देता हूँ IC1। ये है IB, ये 2 है तो ये IB1, और यहाँ पर जो एमीटर करंट फ्लो हो रही है वो है IE1, ठीक है। तो 2 2 2 ये, तो ये जो बेसिकली है ये है कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है। वैसे लग नहीं रहा है कांस्टेंट करंट सोर्स था, उसमें करंट मिरर वगैरह इस तरह का बनाना पड़ता है, पर यहाँ पर इसको कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फिर वो और थोड़ा किसी और उसमें चला जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं स्टूडेंट्स वो पढ़ेंगे उसको 3rd ईयर में इंटीग्रेटेड सर्किट में, करंट मिरर कांस्टेंट करंट सोर्स कैसे बनता है। तो हम इसको कांस्टेंट करंट सोर्स मान के चल रहे हैं। तो IE जो है फिक्स है, तो I इक्वल्स टू है IE1 प्लस IE2। और अगर इसको मैं IC1 के टर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा अल्फा I1 I2, और I1 को IC की टर्म में लिखूं तो हाँ IC1 को इक्वल्स टू लिख देता हूं मैं अल्फा IE1। तो अल्फा जो है वो बेसिकली जो है करंट रेशो है, सही है। तो ये जो है बनेगी ये कलेक्टर टू एमीटर करंट रेशो, तो हमेशा 1 से लेस होती है, क्योंकि एमीटर करंट जो है I इक्वल्स टू जो होता है वो IB प्लस IC होता है, ठीक है। तो IB है माइक्रो एम्पियर की रेंज में, ये मिली एम्पियर की रेंज में है, ये भी मिली एम्पियर की रेंज में है, तो ठीक है। तो समवाट इक्वली होते हैं IE और IC, ठीक है। तो ये अल्फा IE जो है वो फैक्टर है जो IC1 को इक्वल बनाता है IE1 के, ठीक है। ऐसे ही IC2 में भी है अल्फा IE2। तो ये हो गया IE जो हमारा IE है ये इन दोनों का सम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है VR जो दिया हुआ है हमने दोनों पे दिया हुआ है VR ही सेम -VR वोल्टेज दी हुई है, कोई वोल्टेज है -VR,
वैसे उसको हम लेके चलते हैं 1.3 माइनस 1.3 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि इसका जो लेवल है ECL के जो वोल्टेज लेवल हैं, तो लॉजिक जीरो के लिए जो वोल्टेज लेवल है वो है माइनस 1.8 वोल्ट के अराउंड, ठीक है, लॉजिक जीरो के लिए। और लॉजिक 1 का जो है वो है हमारा माइनस 0.8 वोल्ट, ठीक है। जस्ट अपोजिट है बाकी उसमें सब में पॉजिटिव है, सही है। तो हम 0 वोल्ट लेके चलते हैं या 5 वोल्ट लेके चलते हैं। यहाँ क्या है, 5 वोल्ट लेते हैं 1 के लिए, यहाँ 5 वोल्ट है, माइनस 0.8 वोल्ट से सेट हो रहा है लॉजिक, और लॉजिक जीरो जो हो रहा है वो इससे भी मोस्ट नेगेटिव है 1.8, ठीक है। तो वापस इसकी वर्किंग पे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइनस वी आर दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस वी आर दिया हुआ है, तो सेम करंट फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब IC1 इक्वल्स टू IC2, IE1 इक्वल्स टू IE2, क्योंकि IB1 इक्वल्स टू IB2, ठीक है। तो सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पर वोल्टेज आएगी, तो करंट फ्लो हो रहा है इधर, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है Y2, तो Y2 जो आएगी वो आएगी नेगेटिव में, और जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी हमारी अल्फा, ये माइनस में ही है ना। करंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो करंट को, चलो वोल्टेज को ले लेते हैं इसको नेगेटिव में, तो माइनस अल्फा IE2 मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है। इस रेसिस्टर से इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो वोल्टेज है, तो YT को जो मेजर करेंगे वो ग्राउंड से इस तरह, तो जो वोल्टेज आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो Y1 है, Y1 इक्वल्स टू है वो भी माइनस अल्फा IE1 मल्टीप्लाई बाई R, ये वोल्टेज है सेम, तो दोनों बस इक्वल वोल्टेज है। अच्छा, यहाँ पर ये जो शो हो रहा है IB की जो वैल्यू है, IB1 इक्वल्स टू IB2, और ये है VR पे, तो VR पे जो यहाँ वैल्यू है ये है IB, ठीक है। जब माइनस VR वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ माइनस IB वोल्टेज है, और दोनों में इक्वल है। तो ये जो एक्टिव रीजन के मिड में है, इसको ऐसे समझो कि ये मिड में है, ठीक, क्लियर है। तो दोनों पे सेम वोल्टेज है, तो यहाँ तक इसको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो वेरिएशन करते हैं, क्योंकि I जो है वो फिक्स है, अगर मैं इस वोल्टेज को, मतलब यहाँ पर जो मैंने माइनस 1.3 वोल्ट दी हुई है, यहाँ पर भी माइनस 1.3 वोल्ट है, ठीक है। अगर मैं इस वोल्टेज को थोड़ा पॉजिटिव कर दूं, पॉजिटिव करने का मतलब है अगर मैं इसको माइनस 0.8 वोल्ट दूं, तो क्या होगा। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, माइनस VR हटा दिया, अब यहाँ पर मैंने अप्लाई किया माइनस 0.8 वोल्ट, यहाँ पर है फिक्स है, ये रेफरेंस वोल्टेज है, ये माइनस 1.3 वोल्ट। तो अब क्या होगा, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक्टिव रीजन में, क्योंकि IB की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर IB1 की वैल्यू बढ़ेगी, IB1 की वैल्यू बढ़ेगी, तो ट्रांजिस्टर जो है मोर एक्टिव रीजन में जाएगा, तो इसका मतलब IC की वैल्यू भी बढ़ेगी। IB की वैल्यू बढ़ रही है, IC की वैल्यू बढ़ रही है, तो IE1 की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्योंकि I फिक्स है, तो इसका मतलब है फिर IE2 की वैल्यू घटेगी, IE2 की वैल्यू भी घटेगी, तो IB2 की भी घटेगी, और IC2 की भी वैल्यू घटेगी। बात समझ आई। तो जब मैं इसमें यहाँ पर माइनस 0.8 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक, तो ये किधर जा रहा है, इसकी जो IB की वैल्यू है, इसकी वैल्यू जा रही है ऊपर, और कलेक्टर करंट इसके करस्पॉन्डिंगली बढ़ रहा है। तो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये वाली जो वोल्टेज है, ये नेगेटिव में राइज करेगी, ठीक है। तो जो Y1 है ये अब क्या करेगी, ये इंक्रीज होगी, पर किस में, नेगेटिव साइड में। तो अगर सपोज करो पहले नेगेटिव वोल्टेज जो 1.3 अप्लाई करके आया था, कोई मॉडरेट वैल्यू थी, है ना, तो अब जो इसको वैल्यू दी है, तो जब इसका करंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब है Y1 जो है वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव होगी कंपेयर टू Y2 वोल्टेज की। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई मैंने वैल्यू नहीं दी है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर है माइनस 1.8 वोल्ट, और यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आई हमारी माइनस 0.8 वोल्ट। भाई इसकी करंट रिड्यूस होगी, है ना, क्योंकि I जो है फिक्स है, कांस्टेंट करंट है वो। तो अगर IE1 की वैल्यू बढ़ेगी, तो IE2 की वैल्यू रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी, तो वो डिक्रीज होगी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज, वो भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर आ गया 0.8। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, तो इसको मैं टर्मिनल का नाम दे देता हूँ A, सही है, और A ये Y1 है और ये Y2 है। तो A को तुमने दिया
8 वोल्ट, माइनस 0.8 वोल्ट। तो Y1 पे जो आया वो आया माइनस 1.8 वोल्ट, ये इंक्रीज हुई। और Y2 जो है वो रिड्यूस हुई, वो आई हमारी 0.8 वोल्ट माइनस में। ठीक, अब मैं यहां पर दे रहा हूं माइनस 1.8 वोल्ट, ये फिक्स है रेफरेंस वोल्टेज। तो अब क्या होगा, तो अब ये वाला जो है IB2 की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। अब IB2 इंक्रीज होगा, IB2 इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, वो जाएगा इधर साइड में, और इधर का जो है I1 जो है फोर्स करेगा वो जाएगा नेगेटिव साइड में, यानी IB2 इसमें अब नेगेटिव साइड में जाएगा और इसमें पॉजिटिव साइड में जाएगा। तो यहाँ जो वोल्टेज हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 1.8, और यहाँ जो Y1 है वो इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी माइनस 0.8 वोल्ट। ठीक है, इस लेवल में ही शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब A को जब हमने दिया माइनस 1.8 वोल्ट, और Y1 जो आया हमारा वो आया माइनस 0.8 वोल्ट, और Y2 जो आया वो आया हमारा माइनस 1.8 वोल्ट। ठीक है जी। तो अब ये किस तरह का फंक्शन हो गया, ये क्लियर हो गया होगा भाई। अब मैंने यहाँ पर जो वोल्टेज है ये मैंने मोर नेगेटिव कर दी, तो इसका मतलब ये मोर पॉजिटिव हो गई, तो ये ज़्यादा एक्टिव होगा कंपेयर टू Q1 ट्रांजिस्टर। तो ये एक्टिव होगा तो ये ऊपर जाएगा, IB की वैल्यू ऊपर जाएगी, और IB की वैल्यू ऊपर जाएगी तो IC की भी वैल्यू ऊपर जाएगी, ये इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो भी इंक्रीज होगी। सही है। अब क्योंकि I जो है ये फिक्स है, तो I2 इंक्रीज हुआ तो I1 हमारा डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा तो ये IC1 को भी डिक्रीज करेगा और IB1 को डिक्रीज करेगा। IC1 डिक्रीज होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो वो आ गई हमारी ये। तो अब ये टेबल क्या शो कर रही है, Y1 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लॉजिक 0 मान लूँ, ठीक है, इस टेबल को अगर बना लूँ इस तरह, तो A, Y1 और Y2, ठीक है। तो मैंने जो लॉजिक लिखे हैं, लॉजिक 0 जो है 1.8 है, और लॉजिक 1 जो है माइनस 0.8 वोल्ट है। तो पहले मैंने दिया 0, तो Y1 पे जो आया, सॉरी पहले मैंने दिया 1 A को, सही है, माइनस 0.8 है लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 है, तो ये इस पे वैल्यू जो आई वो क्या आई हमारी 0, क्योंकि माइनस 1.8 है 0 लॉजिक, और Y2 की वैल्यू अगेन 1, इसको 0 दिया, और यहाँ पर वैल्यू आई फिर 1, और यहाँ पर आई 0। तो ये क्या शो कर रही है कैरेक्टरिस्टिक, ये शो कर रही है कि Y1 जो है वो A का इन्वर्टर है, सही है, तो A के इन्वर्ट है, और Y2 जो है इक्वल्स टू A है, यही शो कर रहा है। ठीक, अब आगे आते हैं, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसकी फिर मेमोरी फिल हो जाएगी और ये फिर बीच में ही रुक जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि ECL का अब हमने बनाया है इन्वर्टर, सही है, नॉट गेट। अब इसको आगे डिस्कस करेंगे।